Hello everyone. We'll be starting with this CTET PYQ series, and in this particular video we'll be discussing the previous CDP questions of CTET February paper 1 2026. So मतलब जो फरवरी में हुआ था ना अभी पेपर, उसमें जो फर्स्ट पेपर था उसका है ये CDP क्वेश्चन, और इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस आई अपलोड ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, एंड ऐसे कर करके सब्जेक्ट वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ. So in case you actually want to solve all the question papers with me, then you can subscribe this channel and press the bell icon, because कभी भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. So okay, now without wasting any further time, let's just begin with this. Alright, so the first question is, which of the following age group corresponds to middle childhood? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? तो हमें पता होना चाहिए कि जो किसी भी इंसान की लाइफ स्पैन है या जो भी उसकी डेवलपमेंट है वो कुछ स्टेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है उसे हम लोग कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेंसी, इन्फेंसी जो होता है वो होता है फ्रॉम बर्थ टू 2 years, राइट. सिमिलरली आपका होता है चाइल्डहुड. नाउ चाइल्डहुड को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है अर्ली चाइल्डहुड, होता है आपका 2 to 6 years. ओके, नेक्स्ट होता है आपका मिडिल चाइल्डहुड, तो मिडिल चाइल्डहुड इज अबाउट 6 to 11 years. देन इज आपका लेटर चाइल्डहुड, इसको आप 11 to 12 years मान सकते हैं. ठीक है, और हो सकता है आपका एडोलेसेंस. इसके बाद आएगा आपका एडोलेसेंस जो कि होगा आपका 12 to 18 years. और आपको पता होना चाहिए एडोलेसेंस में ही आपकी क्या हिट करती है, प्यूबर्टी हिट करती है. ठीक है, फिर आता है आपका एडल्टहुड. ठीक है, ये एज है एडल्टहुड विच इज़ 18+. तो 18+ जो भी होगा वो सब आपका एडल्टहुड में जाएगा. ऑलराइट, ओके. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 to 11 years इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो मिडिल चाइल्डहुड की एज है वो 6 से 11 years तक होगी, यानी 6 से 11 वर्ष तक होगी. क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन मार्क्ड एज असर्शन ए एंड द अदर एज रीजन आर. रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है. कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए. सो assertion is given as effective teaching involves presenting information to students in an organized manner and provide opportunities for discussion. अभिकथन, प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थियों को एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर प्रदान करना शामिल है. रीज़न, लर्निंग इज प्राइमरीली अ प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कारण, अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद रखने और पुनरुत्पादित करने की एक प्रक्रिया है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सेकेंड इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एंड फोर्थ इज बोथ ए एंड आर फॉल्स. तो जैसा कि सबसे पहला एजर्शन दिया हुआ है, इसने बोला है कि कोई भी इफेक्टिव टीचिंग है, ठीक है, कि अगर हम इफेक्टिव टीचिंग की बात करें तो यहाँ आप इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज मैनर में जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चों जो क्या है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो फॉर डिस्कशन. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इफ दिस इज़ एन इफेक्टिव टीचिंग. सेकंड जो इन्होंने रीज़न दिया हुआ है, इन्होंने क्या बोला है कि लर्निंग इज़ प्राइमरली अ प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. यानी कि लर्निंग सिर्फ क्या है, आपको रट्टा लगाना है और जब आपको ज़रूरत पड़े उसी रटे हुए आंसर को आपको निकाल देना है उस वक्त. तो नहीं, लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ मेमोराइजेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसीलिए आर आपका फॉल्स हो जाएगा. सो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज़ ए इज़ ट्रू एंड आर बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है. Question number 3, early symptoms of cerebral palsy can be identified by long delay in dash. प्रमस्तिष्कघात के प्रारंभिक लक्षणों को डैश में लंबे विलंब से पहचाना जा सकता है. फर्स्ट, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल.
सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक कौशल। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, समझ और बूझने की क्षमता। थर्ड ऑप्शन, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने। एंड फोर्थ ऑप्शन इज विजुअल रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वस्तुओं की दृश्यक पहचान। तो सेरेब्रल पाल्सी जो होता है वो आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक परमानेंट डिसऑर्डर है, जिसमें क्या अफेक्ट हो जाता है, मसल कंट्रोल, बैलेंस एंड पॉस्चर। ठीक है, तो यानी व्यक्ति का खुद पे मसल कंट्रोल या बैलेंस या पॉस्चर जो है इसमें दिक्कत रहती है। और ये आपका क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये परमानेंट डिसऑर्डर है। ये होता किस चीज़ की वजह से है, तो मान लीजिए कि एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट है, या फिर ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है या डैमेज है, जो कि बिफोर बर्थ या फिर शॉर्टली आफ्टर द बर्थ या फिर ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है। तो अगर हम बोलें कि हमें पता कैसे चलेगा, अर्ली सिम्टम्स ऐसे क्या होंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है, तो इसमें से सही ऑप्शन होगा आपका फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक कौशल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ शुड अ टीचर डील विद स्टूडेंट्स हु आर डिस्ट्रैक्टेड इन हर क्लास। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विचलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, डिवाइड द क्लास इनटू मैनेजेबल ग्रुप्स एंड लेट देम लर्न कोऑपरेटिवली। कक्षा को प्रबंधनीय समूहों में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, ऑफर मटीरियल रिवॉर्ड फॉर एवरी क्लास दैट दे आर अटेंटिव इन। प्रत्येक कक्षा के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए जिसमें वे ध्यान दें। थर्ड ऑप्शन, गिव देम सीवियर पनिशमेंट, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, कॉल द पेरेंट्स एंड थ्रेटन टू गिव सीवियर पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन, अभिभावकों को फ़ोन कर बच्चों को कड़ी सज़ा देने की धमकी देनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमेशा याद रखनी है हमें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, को आंसर करना है या अटेम्प्ट करना है, तो कभी भी पनिशमेंट अगर आप देख रहे हैं वर्ड, ठीक है, पनिशमेंट, तो ये तो आप टिक कर ही नहीं सकते, पनिशमेंट तो देना ही नहीं है। ठीक है, सेकंड, इसमें दो ऑप्शंस जो हमारे बच गए कि डिवाइड करना है क्लास को मैनेजेबल ग्रुप में, ताकि वो कैसे लर्न करें, कोऑपरेटिवली, यानी यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हुई है। सेकंड, उन्होंने क्या बताया है कि आप रिवॉर्ड दें, रीइंफोर्समेंट दें। तो जहाँ भी कोऑपरेटिव लर्निंग आ रहा है, ठीक है, कि आपने क्लास को कैसे करा है, मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को कोऑपरेटिवली लर्न करने के लिए सिखाने की कोशिश करें, तो वो आपका बेस्ट मेथड होगा। ठीक है, सो योर ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, दैट इज डिवाइड द क्लास इनटू मैनेजेबल ग्रुप्स एंड लेट देम लर्न कोऑपरेटिवली, यानी सही उत्तर क्या है, कक्षा को प्रबंधनीय समूहों में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट्स फेवर्स इफेक्टिव लर्निंग। अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रभावी अधिगम के पक्ष में है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल। सेकेंड ऑप्शन इज नोन टू अननोन, दैट इज ज्ञात से अज्ञात। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से मूर्त। एंड फोर्थ इज आइकॉनिक टू सिम्बॉलिक, दैट इज प्रतिष्ठित से प्रतीकात्मक। तो जो आपका इफेक्टिव लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पहली बात तो आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ नहीं जाते हैं। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ नहीं जाएंगे, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब दूसरे बच गए नोन टू अननोन, आइकॉनिक टू सिम्बॉलिक। हाँ, तो नोन से अननोन की तरफ बिल्कुल जाया जाता है, ये भी एक तरीका है, इफेक्टिव लर्निंग का प्रोसेस है। और दूसरा जो है आइकॉनिक टू सिम्बॉलिक है, ये भी सही प्रोसेस है। तो इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका आइकॉनिक से सिम्बॉलिक की तरफ, यानी प्रतिष्ठित से प्रतीकात्मक की तरफ। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज, बच्चों का विकास। फर्स्ट ऑप्शन, एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल, का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज डिसऑर्डरली एंड इरेटिक, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित है। थर्ड ऑप्शन इज अ यूनिफाइड प्रोसेस, एक एकीकृत प्रक्रिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ सिंपल यूनिटरी प्रोसेस, एक सरल एकात्मक प्रक्रिया है। तो बच्चों में अगर हम देखें जो डेवलपमेंट का हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं, पहली बात डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल तो है बट एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल नहीं है। सेकंड, डेवलपमेंट एक जो है वो, यानी कि ये आपका पहला ऑप्शन तो गलत है। डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्डरली प्रक्रिया है, यानी पहले आपका इन्फांसी आएगा, फिर चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एडल्टहुड हो गया बाद में चाइल्डहुड आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो डिसऑर्डरली तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड, क्या ये एक सिंपल यूनिटरी प्रोसेस है, ये एक सिंपल प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है, तो डेवलपमेंट डोमेन्स जो होते हैं, डेवलपमेंटल डोमेन्स है, वो कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि एक यूनिफाइड प्रोसेस है, क्योंकि आपके जो वेरियस डोमेन्स हैं वो सब कहीं ना कहीं आपस में कैसे हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए इसको बोला गया कि ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं थर्ड ऑप्शन के साथ जाऊंगी कि ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है, क्योंकि वेरियस जो डोमेन्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को जो है साथ में ही बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। बट बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मैं इसको भी नहीं बोलूँगी, बट इन सभी ऑप्शंस में से सबसे अच्छा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ही है। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की's theory, what is meant by the term scaffolding?
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग शब्द का तात्पर्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज अ स्ट्रैटेजी इन विच अ मोर नॉलेजेबल पर्सन प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प अ लेस नॉलेजेबल पर्सन लर्न अ न्यू स्किल और कॉन्सेप्ट। एक ऐसी रणनीति जिसमें अधिक जानकार व्यक्ति कम जानकार व्यक्ति को कोई नया कौशल या अवधारणा सीखने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। सेकेंड ऑप्शन अ मेजरमेंट टूल यूज टू असेस अ स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक ऐसा मापन उपकरण जिसका उपयोग विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के आकलन करने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन अ रिसोर्स मटेरियल दैट एड्स इन बेटर रिकॉल ऑफ कॉन्सेप्ट। एक संसाधन सामग्री जो अवधारणाओं को बेहतर ढंग से याद रखने में सहायता करती है। फोर्थ ऑप्शन अ मेटाफोरिकल टर्म फॉर व्हेन स्टूडेंट्स आर लेफ्ट टू लर्न ऑन देयर ओन। यह एक लाक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ है जब विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए लेव वाइगोत्स्की ने जो चीज़ें बताई हैं। हम बात कर रहे हैं लेव वाइगोत्स्की की। ठीक है ना, लेव वाइगोत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं हमें 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्योंकि ये बच्चे के डेवलपमेंट में सोसाइटी, सोशल, कल्चर, इन सब चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इन्होंने एक थियोरी भी दी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सोशियो कल्चरल थियोरी, जिसमें ये बताते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से अफेक्टेड होती है, या डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा कौन अफेक्ट करता है, सोसाइटी, कल्चर। ठीक है, लैंग्वेज, इन्होंने लैंग्वेज पे भी काफ़ी फोकस किया है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो एक तो ये है कि एक बच्चे की कुछ एबिलिटी होती है। मान लीजिए ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को, और इस टास्क को बच्चा कंप्लीट कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। लेट सपोज कोई बच्चा कोई पजल सॉल्व कर रहा है तो थोड़ा बहुत पजल जो है वो खुद सॉल्व कर सकता है। वो 5-6 पीसेस उसे समझ आते हैं जो वो खुद जो है पजल के वो सॉल्व कर सकता है या लगा सकता है। ठीक है, तो ये है जो कि बच्चा कर सकता है। चाइल्ड कुड सॉल्व विदाउट anyone's हेल्प। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम जो है, ठीक है, ये वाला जो काम है ये बच्चा बिना किसी की मदद के भी कर सकता है। ठीक है, उसने कर लिया इतना पजल, लेकिन आगे पजल का जो वर्क है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, पजल का वर्क इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा। ठीक है, बच्चा शायद पूरा पजल अभी नहीं सॉल्व कर सकता, पर उसकी क्षमता है कि वो इतना पजल सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसकी क्षमता है, वो कहाँ तक वो कितना पजल सॉल्व कर सकता है। वो पूरा नहीं कर सकता, इतनी उसकी क्षमता ही नहीं है, पर इतना वो कर सकता है। ठीक है, कुछ हद तक वो पजल का लेट सपोज कि 20% जो है वो बच्चा खुद सॉल्व कर सकता है, मतलब खुद सॉल्व कर सकता है बिना किसी की हेल्प के, उतना वो दिमाग लगा सकता है। लेकिन उसकी टोटल क्षमता कितनी है, उस पजल को वो 80% सॉल्व कर सकता है, पर वो नहीं कर पा रहा क्योंकि इतनी उसकी क्षमता है। दिस इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी को आप लोग बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चे की क्षमता है इतनी, वो बिना किसी की हेल्प के ही इतना सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसकी एक्चुअल क्षमता कितनी है कि वो पजल को 80% तक सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे चाहिए किसी की हेल्प, उसके लिए उसे चाहिए किसी की हेल्प। तो वो हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा, ताकि वो इस पजल को, जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसका पोटेंशियल है, उतना इसको सॉल्व करने में चाहिए होगी एक हेल्प। वो हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये आपका स्कैफोल्डिंग है, वो जो हेल्प है दैट इज स्कैफोल्डिंग। और वो स्कैफोल्डिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, ऐसा कोई व्यक्ति जो उससे ज़्यादा जानता है। लेट सपोज उसके फादर हेल्प करा रहे हैं, या उसकी मदर हेल्प करा रही है, उसकी टीचर हेल्प करा रही है। ठीक है, तो दिस इज मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको उससे ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा नॉलेज है। अदर, ठीक है, तो जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो इंसान क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, वही उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्कैफोल्डिंग वैसे पता है क्या होता है,
हाँ, कोई टेम्प्रेरी हेल्प या उसे नींव प्रोवाइड करने के लिए जो हेल्प लग रही है, दैट इज़ स्कैफोल्डिंग। तो जो उसका पोटेंशियल है वहाँ तक उसे रीच करवाने के लिए जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर है। वो उसका टीचर हो सकता है, मदर हो सकती है, फादर, जो भी उसकी इस 80% अगर उसकी एबिलिटी है तो उसको उतना हेल्प करवाने के लिए कि वो उस पोटेंशियल को रीच कर सके, कौन हो जाएगी? लेट अस सपोज अगर उसके फादर हेल्प कर रहे हैं तो वो मोर नॉलेजेबल अदर है, वही उनकी स्कैफोल्डिंग है। नाउ जो स्कैफोल्डिंग है वो टेम्पररी है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। एक बार बच्चे की हेल्प कराते कराते सीख जाएंगे तो फिर वो बच्चा जो है क्या हो जाएगा? उसने हेल्प कराया फादर ने, अब बच्चा सीख गया, अगली बार वो खुद कर सकता है। तो जो आपकी स्कैफोल्डिंग है दैट इज़ टेम्पररी, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग अपने उस क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है लिखा है, क्या पूछा गया है कि स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? अ स्ट्रैटेजी इन विच अ मोर नॉलेजेबल पर्सन प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प अ लेस नॉलेजेबल पर्सन लर्न अ न्यू स्किल और कॉन्सेप्ट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी रणनीति जिसमें अधिक जानकार व्यक्ति कम जानकार व्यक्ति को कोई नया कौशल या अवधारणा सीखने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। Question 8. In order to nurture critical thinking skills among students, a teacher should design and deliver activities which demand विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के कौशल को विकसित करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियां तैयार और करवानी चाहिए जो फर्स्ट ऑप्शन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिसिस, तार्किक तर्क शक्ति और विश्लेषण की मांग करे, मियर रिट्रीवल ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स, पहले सीखी हुई अवधारणाओं की केवल पुनः प्राप्ति की मांग करे, रोट रिहर्सल एंड मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करने और रटने की मांग करें। एंड फोर्थ ऑप्शन है सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जानकारी के संश्लेषण और मूल्यांकन की मांग करें। वेल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अगर आपको बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, ये है ना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं, अगर हमें वो बच्चे के अंदर डेवलप करनी है तो हमें क्या क्या देखना है? ऑफकोर्स आपकी इसमें लॉजिकल रीजनिंग और एनालिसिस होनी चाहिए, बिल्कुल। क्या सिर्फ रिट्रीवल ऑफ प्रीवियस लर्न कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रोड रिहर्सल होना चाहिए? तो नहीं। मेमोराइजेशन या रिट्रीवल ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट, सिर्फ इससे मियर, इसमें वर्ड यूज़ करा ना, मियर रिट्रीवल ऑफ, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिसिस करवाना है, उससे सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन करवाना है इन्फॉर्मेशन का। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो कि आपके सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। Question 9. Learned patterns of culturally approved masculine and feminine behaviors are referred to as gender dash. सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न को जेंडर डैश कहा जाता है। ऑप्शन 1 स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादिता, ऑप्शन 2 रोल्स, भूमिका, ऑप्शन 3 बायस, पूर्वाग्रह, एंड ऑप्शन 4 कॉन्स्टेंसी, स्थिरता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जेंडर रोल्स। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जेंडर रोल्स, बिकॉज जो भी आप कल्चरली अप्रूव मैस्कुलिन या फीमेल पैटर्न्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जेंडर से, जो आपने अपनी सोसाइटी कल्चर से सीखा है, दैट इज़ जेंडर रोल्स। ठीक है, कि ये बिहेवियर शो करेगा, ये उसका रोल है, बिकॉज उसका जेंडर ये है, सो दिस इज जेंडर रोल्स। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन इज करेक्ट? प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव सुपीरियर एकेडमिक, सोशल एज वेल एज इमोशनल स्किल्स। प्रतिभाशाली बच्चों में बेहतर शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज गिफ्टेड चिल्ड्रन कम अप विद नोवेल एंड ओरिजिनल सोल्यूशंस टू गिवन प्रॉब्लम्स। प्रतिभाशाली बच्चे दी गई समस्याओं के लिए नए और मूल समाधान लेकर आते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव अ हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी इन स्पेसिफिक डोमेन्स ऑफ नॉलेज। प्रतिभाशाली बच्चों में ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर की मानसिक क्षमता होती है। फोर्थ ऑप्शन इज gifted children excel in all areas of academics as well as in extracurricular activities. प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षा के सभी क्षेत्रों के साथ साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। वेल, यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में सबसे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखिए, तो जैसा इसने बताया कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उस जो पहला ऑप्शन है वो क्या बता रहा है कि वो सुपीरियर हैं एकेडमिक में, सोशल में, इमोशनल में। देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन यूजुअली गुड होते हैं एवरीथिंग में, बट किसी पर्टिकुलर डोमेन में वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। मतलब उन्हें आप कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो ज़रूरी नहीं है वो हर एरिया में इक्वली टैलेंटेड हो, किसी पर्टिकुलर डोमेन में बहुत ज़्यादा जो है वो टैलेंटेड होते हैं। उनकी हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी होती है, वो क्रिएटिव भी होते हैं। नो डाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है वो नॉवल या फिर ओरिजिनल सोल्यूशन लेके आते हैं। जैसा इसमें बताया ना कि गिफ्टेड चिल्ड्रन नॉवल या ओरिजिनल सोल्यूशन लेके आते हैं। यू आर राइट अबाउट दिस, दे आर क्रिएटिव, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनमें यही एक क्वालिटी होती है या इससे आप पूरी तरह से गिफ्टेड चिल्ड्रन को डिफाइन कर सकते हैं। बल्कि गिफ्टेड चिल्ड्रन में जैसे इसने बताया ना सुपीरियर होते हैं, लेकिन जैसे इसने बताया कि एकेडमिक में भी हैं भाई, सोशल में भी हैं, इमोशनल में भी हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में इक्वली सुपीरियर हों। ठीक है, फिर इसमें इसने बताया है कि इन ऑल एरियाज़ ऑफ एकेडमिक्स एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में, तो इसने बोला कि हर चीज़ में अच्छे ही अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो यूजुअली हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी शो करते हैं इन स्पेसिफिक डोमेन्स ऑफ नॉलेज। इनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है। ये इसकी बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। प्रतिभाशाली बच्चों में ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर की मानसिक क्षमता होती है। हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी नहीं है, बट इंग्लिश में जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर? ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है? फर्स्ट ऑप्शन, गिविंग टास्क दैट रिक्वायर मल्टीटास्किंग, ऐसे कार्य देना जिसमें बहुत कार्य की आवश्यकता हो। सेकेंड ऑप्शन, शेड्यूलिंग लॉन्ग एंड नॉन स्टॉप लेक्चर्स, लंबे और बिना रुके व्याख्यान करना। थर्ड ऑप्शन, प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट क्रिटिकल एंड वर्बल फीडबैक, निरंतर महत्वपूर्ण मौखिक प्रतिक्रिया प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन, यूजिंग विजुअल एड्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, दृश्यक सामग्री और हाथों से करने वाली गतिविधियों का उपयोग करना। पता होना चाहिए पहले तो ADHD क्या होता है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यही है आपका ADHD। यानी यहाँ पर बच्चा जो होता है ना, वो किसी चीज़ पे लंबे टाइम तक फोकस नहीं कर पाता है। ये एक आप कह सकते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो बच्चा है वो लंबे टाइम तक जो है कहीं पर भी अपना अटेंशन नहीं दे पाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके मन में जो है ना चलता रहता है। तो जब वो एक जगह लंबे टाइम स्पैन तक अपना अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो आपको तो बच्चे को पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए आप कैसे उसका ध्यान जो है वो लंबे टाइम तक रखेंगे, अपने पर अटेंशन जो है उसका वो ग्रैब करके रखेंगे। तो इसमें से हमें बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो चूज़ करनी है इन ऑप्शंस में से, जैसे कि गिविंग टास्क दैट रिक्वायर मल्टीटास्किंग या शेड्यूलिंग लॉन्ग नॉन स्टॉप लेक्चर्स। लॉन्ग नॉन स्टॉप लेक्चर्स में तो बच्चा ध्यान नहीं देने वाला है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट गया है। दूसरा, प्रोवाइडिंग कांस्टेंट क्रिटिकल वर्बल फीडबैक, ठीक है, तो आप उसे बार बार क्रिटिकल जो है वो वर्बल फीडबैक देंगे तो नहीं, ये काम नहीं करने वाला है। बच्चे को कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन होगा और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला इससे। लेकिन अगर आप उसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देते हैं करने को, विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, तो ज़रूर वो बच्चे का अटेंशन जो है वो ग्रैब करके रखेगा। तो विल गो विथ फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ यूजिंग वर्बल एड्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, दृश्यक सामग्री और हाथों से करने वाली गतिविधियों का उपयोग करना। Question 12, given below are two statements, one marked as assertion A and the other as reason R. Read the statement and choose the correct option. यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, ठीक है। सो assertion is given, child's development is a direct result of unfolding of genetic codes. अभिकथन, बच्चों का विकास अनुवांशिक कोडों के प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिमाण है। एंड द रीज़न इज चाइल्डहुड इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कारण बाल्यावस्था विकास का एक प्राकृतिक जैविक चरण है। तो पहली बात ये है कि ये दोनों ही जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, चाहे एजर्शन दिया हो कि जो आपका चाइल्डहुड का डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट है, वो आपके जेनेटिक कोड्स का रिजल्ट है, ठीक है। इसमें लिखा ज़रूर है कि डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हेरिडिटी भी जो है, हेरिडिटी के साथ साथ आपका क्या इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट की बात करें कि क्या ये डायरेक्ट रिजल्ट है अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कोड्स का, तो ये बिल्कुल सही है। चाइल्ड का डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कोड्स, ठीक है। सेकंड जो इसमें रीज़न दिया हुआ है वो बोला गया है कि चाइल्डहुड जो है वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल स्टेज है डेवलपमेंट की, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट ये जो रीज़न दिया हुआ है ये आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर यानी कि जो रीज़न है वो आपके एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, इसका रीज़न नहीं बता रहा है ये, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में करेक्ट हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। 13th question is, children demonstrate dash when they add the new schema for recognizing horses to their other systems for identifying animals. बच्चे डैश प्रदर्शित करते हैं जब वे जानवरों की पहचान करने के लिए अपनी मानसिक संरचना में घोड़े को पहचानने के लिए नया स्कीमा जोड़ते हैं। तो यहाँ आपको दिया हुआ है ऑप्शन में एसिमिलेशन, स्कैफोल्डिंग, मेटाकॉग्निशन या फिर एकोमोडेशन, समावेशन, आलंबन, अधिसंज्ञान या फिर समायोजन। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आप पहले तो सीख लीजिए कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होते हैं। तो देखिए जीन पियाजे ने कुछ बात बताई थी हमें, ठीक है। जीन पियाजे ने हमें क्या बताया था, जीन पियाजे ने बताया था हमें दो चीज़ें। सबसे पहले तो उन्होंने एक टर्म बताया था स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा जो होता है वो आपके नॉलेज का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, ठीक है, या आप कह सकते हैं ये आपका फ्रेमवर्क है नॉलेज में। यानी आपके दिमाग में पहले से कोई बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन या परसेप्शन जो है जिसके आधार पे आप कोई भी नई इन्फॉर्मेशन
बनाएंगे या फिर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, उसे मॉडिफाई करेंगे, वो आपका स्कीमा है। ठीक है, समझिए आप। स्कीमा बेसिकली आपका कोई प्रायर नॉलेज है। ठीक है, प्रायर नॉलेज कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कोई ऐसी बहुत बेसिक परसेप्शन या फिर इंफॉर्मेशन है, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके बेसिस पे आप नई नॉलेज को या तो ऐड ऑन करेंगे या फिर अपनी जो आपके पास बेसिक नॉलेज है उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। यही होता है आपका एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। पहले बात करेंगे हम लोग एसिमिलेशन की। तो एसिमिलेशन में क्या होगा बच्चों कि जैसे कि आपके पास कोई बच्चा है, वो देखता है किसी डॉग को। ठीक है, ये तो रैट जैसा दिख रहा है। कोई बच्चा है, वो देखता है किसी पर्टिकुलर डॉग को। लेट सपोज उसने देखा डॉग, और डॉग में उसने ऐसा क्या देख लिया है कि उसके जो है क्या है, 4 लेग्स हैं। ठीक है, तो एक बच्चा है जो कि देखता है डॉग को, और डॉग में उसने देखा कि इसके पास क्या है, 4 लेग्स हैं। तो उसने अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लिया। क्या स्कीमा बनाया कि क्या है, डॉग्स के 4 पैर हैं, यानी कि जिसके पास भी 4 पैर हैं। तो बच्चे ने एक स्कीमा बना लिया, जिसके पास 4 पैर है वो क्या है, वो एक डॉग है। जिसके पास भी 4 पैर है वो क्या है, वो एक डॉग है। ठीक है, अब बच्चे ने यहाँ पर देखा कि भाई ये तो डॉग है। अब ये डॉग थोड़ा डिफरेंट दिखता है, इसके भी 4 ही पैर हैं। ठीक है ना, लेट सपोज इसके भी 4 ही पैर है, तो ये भी डॉग है। ठीक है, ये डॉग ही है उसके हिसाब से, और ये है भी। लेकिन अब बच्चा क्या देखता है, एक जगह बच्चा देख लेता है, बच्चा देखता है कैट। अब इस कैट को भी बच्चा डॉग ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी बच्चे ने देखे, इसके पास क्या है, 4 लेग्स हैं। बट क्या ये डॉग है? नहीं। अब उसको कोई एक्सप्लेन करता है, उसके फादर जा रहे हैं, मदर जा रहे हैं, जिसके साथ वो बच्चा जा रहा है, उन्होंने बताया बेटा ये डॉग नहीं है, ये क्या है, ये है कैट। तो 4 लेग्स जिसके पास भी है, पर ये डॉग नहीं है, ये कैट है। तो बच्चे ने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन किए, और उसने देखा कि ज़रूरी नहीं है जिसके पास भी 4 पैर वो सब डॉग ही होंगे, कैट भी हो सकती है। कैट ऐसी दिखती है, ये उसके दिमाग में आ जाएगा कि कैट जो है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, और ये डॉग है। तो ये होता है आपका क्या, अकोमोडेशन। तो जब आप नई इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, एसिमिलेशन। आप क्या करते हैं, यहाँ पर एडिशन हो रहा है आपका नई इन्फॉर्मेशन का, ये आपका हो रहा है एसिमिलेशन में। क्या होता है, एसिमिलेशन में आपका एडिशन होता है। रुकिए मैं इसको इससे लिखती हूँ। ओह गॉड, एसिमिलेशन में क्या होता है कि एडिशन हो रहा है आपका इन्फॉर्मेशन का, नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, तो वो होता है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन में आपका होता है मॉडिफिकेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई हो रही है, ये क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इसी से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्या है आपका क्वेश्चन, उसने सिंपली ये बोला है कि बच्चा जो है वो एक स्कीमा में क्या चीज़ ऐड करता है, हॉर्सेस को रिकोगनाइज करने का तरीका। उसको पहले से कुछ एनिमल्स पता है, सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग एनिमल्स उसे पता है, पहले भी उसके पास एनिमल्स का पता था, लेकिन उसमें वो क्या कर रहा है, वो एडिशन कर रहा है इन्फॉर्मेशन का, उसको मॉडिफाई कर रहा है और पता लगा रहा है कि हॉर्स को, स्पेशली हॉर्स को पहचानने का ये तरीका है बाकी एनिमल से अलग। सो ये इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन कर रहा है बच्चा। 14th क्वेश्चन, अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्प्लाइज, एक रचनावादी कक्षा का तात्पर्य है फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान देना, व्यूइंग लर्नर्स एज अ पैसिव प्रोसेस, सीखने को एक निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखना, यूजिंग मल्टीपल पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, कई शैक्षणिक राजनीतियों का उपयोग करना, एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ टीचर एज एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक की भूमिका पर जोर देना। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम होगी या कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, वो किस चीज़ पे फोकस करता है, वो कहता है कि बच्चे जो है वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बोला है कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में केवल किस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, इसको फोकस करना है, तो नहीं। लर्निंग को पैसिव प्रोसेस देखते हैं, नहीं।
कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तीसरा है, इसमें बताया है आपको मल्टीपल पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल एक इफेक्टिव लर्निंग में ये होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल इसकी बात करता है। एम्फेसिस ऑफ ऑन द रोल ऑफ अ टीचर एज एन इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर जो टीचर है उसको कैसे देखा जाता है, एज अ फैसिलिटेटर रैदर दैन इंस्ट्रक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है यूजिंग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना। 15th क्वेश्चन, डिसलेक्सिया इज़ अ डैश। तो डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया एक डैश है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंटल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, विकासात्मक स्व प्रतिरक्षित विकार। डेवलपमेंटल राइटिंग डिसऑर्डर, विकासात्मक लेखन विकार। डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर, विकासात्मक पठन विकार। डेवलपमेंटल मोटर डिसऑर्डर, विकासात्मक गतिक विकार। तो डिसलेक्सिया जो है वो एक तरीके का रीडिंग डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पर पढ़ने में बच्चे को जो है वो काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो विकासात्मक पठन विकार, इसमें बच्चे बहुत सारी, मतलब बेसिकली बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है। लेट अस सपोज वो कई सारे इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चा वर्ड को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा, उसे डीकोड नहीं कर पा रहा, प्रॉपरली स्पेल नहीं कर पा रहा वर्ड को, तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो मैंने इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करे हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगी, और लेटर ऑन सभी PYQs के सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।